हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भूकंप या अर्थक्वेक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि भूकंप पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है, पृथ्वी की जानकारी से संबंधित है। और इसके पहले हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग बता चुके हैं कि सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है, नीफे क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में ये तरंग के बारे में जानेंगे। ये भूकंप आता किससे है, भूकंप के पहले के क्या क्या अनुमान है इसके बारे में जानेंगे। भूकंप के मापा कैसे जाता है उसके बारे में जानेंगे। और कुछ ऐसा इफेक्ट होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, समभूकंप रेखा क्या है, स्वभूकंप रेखा क्या है, आपका उद्गम केंद्र क्या है, अधिकेंद्र क्या है। बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा, हमेशा याद रहेगा, समझिएगा। सबसे पहले भूकंप, इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालना चाहे, इसको तोड़ना चाहे, तब भू मतलब होता है पृथ्वी और कंप मतलब होता है कांपना। यानी कि पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी का हिलना डुलना, पृथ्वी का कंपन होना ही क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। पृथ्वी का हिलना डुलना ही क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। अब बात है कि पृथ्वी हिलती डुलती कैसे है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ कुछ हम लिखने की तथ्य कोशिश किए हैं कि भूपटल के नीचे या ऊपर की चट्टानों के बीच कंपन होना, अर्थात ये आपको पता है कि पृथ्वी एक चट्टान पर स्थित है। पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के बड़े बड़े चट्टान हैं और ये जो है किसी कारणवश, अभी हम कारण जाने क्यों ये खिसकता है, जिसके कारण पृथ्वी में कंपन होती है। इसे ही क्या कहते हैं, हम भूकंप करते हैं। अब इससे जुड़े एक पॉइंट है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र या फोकस के बारे में जानेंगे। इसका हिंदी नाम चेंज हो सकता है, इंग्लिश नाम चेंज नहीं होगा। फोकस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये है आंतरिक भाग, जहाँ की पृथ्वी जो है ये भूकंप की तरंगे निकलना शुरू हुआ। यहाँ प्लेट है और यहाँ जो है, जब पृथ्वी के अंदर जहां भूकंप का तरंग निकलना शुरू करती है उसे हम फोकस कहते हैं या उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी कि जहां से शुरुआत होती है भूकंप का, तरंगों का। और अधिकेंद्र क्या होता है कि एपिसेंटर क्या होता है कि इसके ठीक 90 डिग्री, फोकस के 90 डिग्री पर ही ऊर्ध्वाधर, यहाँ जो है 90 डिग्री पर पृथ्वी के धरातल पर जहां ये तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, अर्थात कहा जाए तो भूकंप की पहली महसूस जहां होती है उसे हम क्या कहते हैं, हम एपी सेंटर कहते हैं या फिर अधिकेंद्र कहते हैं। हिंदी में इसका अन्य अन्य नाम भी हो सकते हैं। यहाँ देखेंगे धरातल पर पहली बार भूकंप का महसूस जिस बिंदु पर होती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, जबकि उद्गम केंद्र क्या किसे कहते हैं या फोकस किसे कहते हैं, तो भूकंप की शुरुआत जहां से होती है, ये इन आंतरिक बिंदु पर जहां तरंग निकलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं, हम उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। ये इसके अलावा थोड़ा सा एक यहाँ हम लिखना भूल गए थे, छाया क्षेत्र या शेडो जोन। शेडो जोन क्या होता है, तो ऐसा जोन मतलब क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां की भूकंप का तरंग किसी भी प्रकार नहीं पहुंचता हो उसको हम छाया क्षेत्र या शेडो जोन कहते हैं। लिखें जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं हो उसे हम शेडो जोन या छाया क्षेत्र कहते हैं। होता क्या है समझेंगे यहाँ, जबकि भूकंप का मतलब हुआ कि ये पृथ्वी के नीचे, ये भूपटल, पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपटल कहते हैं। पृथ्वी के नीचे या ऊपर के चट्टानों के बीच कंपन हो जाता है। जब कंपन होती है तो कुछ तरंगे उत्पन्न होती है और वह तरंग जो है सभी जगह फैलना शुरू कर देता है। तो ये तरंग के बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं कि भूकंपीय तरंग किसे कहते हैं। तो तरंग जो है, भूकंपीय तरंग यानी कि भूकंप के समय, यानी पृथ्वी के नीचे जो चट्टान, बड़े बड़े चट्टान है, वह चट्टान जब आपस में टकराता है, कंपन होती है, तो उससे एक तरंग उत्पन्न होता है, उसे हम भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग। प्राथमिक तरंग को हम लोग कहते हैं पी तरंग भी, द्वितीय को एस तरंग और धरातलीय को ये एल तरंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये प्राथमिक तरंग यानी प्राइमरी वेव्स,
द्वितीय तरंग ये सेकेंडरी वेव्स, और धरातलीय को यहाँ ये जो है लंबे समय लॉन्ग टाइम वेव्स इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय के बाद यानी कि काफी देरी के बाद ये धरातल पर पहुंचता है, इसलिए इसे एल तरंग भी कहते हैं। अभी हम जानेंगे इसकी तरंगों से क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाता है। ये जो है प्राथमिक तरंग का गुण जो है अनुदैर्ध्य तरंग के जैसा है। प्राथमिक तरंग का गुण किसके जैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग के जैसा है। और ये ध्वनि जो जैसा तरंग है, ध्वनि भी अनुदैर्ध्य तरंग है। और ये जो है प्राथमिक तरंग तीनों माध्यम से होकर गुजरता है, ठोस माध्यम, तरल माध्यम और गैस माध्यम, तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी तरंग या प्राथमिक तरंग किन किन माध्यमों से होकर गुजरती है? तो तीनों माध्यम से, ठोस माध्यम, तरल माध्यम और गैस माध्यम। और इसकी गति जो है सबसे अधिक होती है। प्राथमिक की तरंग की गति जो है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसके लिए किसी प्रकार के माध्यम कौन सा है फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम ये में यह गमन करती है। द्वितीयक तरंग के बारे में जाने, जिसको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। यह जो है अनुप्रस्थ तरंग के भांति कार्य करता है। अनुप्रस्थ तरंग आपका प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो द्वितीयक तरंग ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरता है। देखिए क्वेश्चन यहां से बनना शुरू हो गया और आपका कंफ्यूजन बढ़ना शुरू हो गया होगा, लेकिन कंफ्यूज करना नहीं है। प्राथमिक तरंग तीनों माध्यम, ठोस, तरल और गैस, जबकि द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और इसका वेग जो है 4.5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है वेव्स। कोई दिक्कत क्या? ये प्राथमिक तरंग समझ में आ गया, द्वितीयक तरंग आ गया। ये सबसे अधिक तेज गति से चलता है, ये उससे कम चलता है और सबसे कम ये चलती है धरातलीय तरंग। इसको एल तरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है केवल धरातल पर ही, धरातलीय भाग पर चलता है, क्योंकि ये सब जो है अंदर आपको बताएं ठोस, तरल, गैस। आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाएंगे तो कोर में जो है आपका लिक्विड रहता है, ये द्रव पदार्थ है, इसको हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं। ये सब जो है पृथ्वी के अंदर की तरंगे हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, जबकि ये धरातलीय तरंग है। धरातल यानी भूपटल तक आ जाता है, ये भूपटल तक आ जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा ये विनाशकारी तरंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो एल तरंग या धरातलीय तरंग है। और इसका वेग सबसे कम है और सबसे देरी में ये पहुंचता है, यानी कि पहले पी तरंग पहुंच जाएगा, पी तरंग समाप्त हो जाएगी, एल तरंग एस तरंग हो जाएगा, तब जो है एल तरंग जो है धरातल पर आती है और ये बहुत विनाशकारी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से भूकंपीय तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंग। और इसकी गति जो है सबसे कम होती है, वेग सबसे कम होती है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग होता है। और इसके जो चलने की पथ होती है जिग-जैग के पथ की तरह चलता है। जिग-जैग समझते हैं ना, ये जिग-जैग इस पथ से चलता है। इसीलिए देखते हैं भूकंप आने के बाद बड़े बड़े बिल्डिंग जो है ऐसे ही ध्वस्त हो जाते हैं। ये थी कुछ आपका भूकंपीय तरंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। दूसरा हम समझते हैं ये कि भूकंप के आने का कारण क्या है, कि आखिर भूकंप आता कैसे है। तो समझेंगे सबसे पहले इसके लिए ये 4 कारण हमने यहां लिखा। इसके लिए प्राकृतिक भी जिम्मेदार है और साथ ही साथ मानव भी जिम्मेदार है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है जी? ये भूकंप ही होता है। यदि भूकंप और ज्वालामुखी में थोड़ा सा घनिष्ठता है, ये अंदर की घटना ही है। ज्वालामुखी कब होगा? कि जबकि पृथ्वी के अंदर की जब मैग्मा यानी तरल द्रव पदार्थ जब ऊपर प्रेशर बनाते हुए जब पृथ्वी के धरातल को फाड़कर ऊपर निकल जाती है, तब उसको ज्वालामुखी कह देते हैं। जबकि नीचे ही किसी कारणवश दब जाती है और पृथ्वी सिर्फ झटका देकर रह जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कंपन के कारण ही पृथ्वी हिलने डुलने लगती है और इसे ही हम भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी तो ज्वालामुखी विस्फोट भी एक कारण बना। दूसरा कारण है कि पृथ्वी के प्लेटों में असंतुलन की स्थिति। तो ध्यान देंगे यहाँ
दूसरा कारण देखेंगे कि पृथ्वी के प्लेटों में असंतुलन की स्थिति। असंतुलन की स्थिति देखिए कि प्लेट जो है तैरते रहती है, तैरने के कारण ये तैरते रहती है। कभी ऐसी कंडीशन आती है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। टकराने के बाद क्या होती है कि ये जो है एक दूसरे को जब टकराते हैं, टकराया कुछ देर तक टकराया, फिर ये जो है टकराने से पृथ्वी के ऊपरी परत में झटका आता है, तो भूकंप आने की संभावना होती है। और जब ये टकरा गया तो फिर क्या होगा, कुछ समय बाद ये हटेगा भी। जब टकराता है फिर झटका आती है, फिर हटेगा, फिर झटका आता है। इसीलिए न्यूज चैनल वाले देखते होंगे, कहता होगा कि जब भूकंप किसी कारणवश कभी आया है तब कहता है कि अभी से आधे घंटे तक या 1 घंटे तक सतर्की बरते रहें, क्योंकि दोबारा पुनः जो है झटका दिया जा सकता है। यही कारण से, क्योंकि पृथ्वी ये जब प्लेट एक दूसरे से टकराता है तो टकराने वक्त झटका तो आए करता है, इसके साथ ही साथ जब ये हटता है तो हटने के बाद भी झटका आती है। तो दूसरा कारण आपने देखा कि पृथ्वी के प्लेटों में असंतुलन की स्थिति। तीसरा कारण है बृहदाकार जलाशय के जलभार से सतह पर असंतुलित दबाव। यानी कि देखते होंगे कि हम लोग ये मानवीय कारण के अंतर्गत चला जाएगा। देखते होंगे कि बड़े बड़े नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाया जाता है। बांध बनाने से क्या होता है कि वहां की जलभार, यहाँ अधिकांश जल वहां जो है अस्थिर रहता है और वहां जलभार अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसके सतह पर दबाव जो है असंतुलित हो जाती है। और असंतुलित जब दबाव हो जाती है तो उस कारण से भी है भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती है। नेक्स्ट कारण देखें, गुफाओं के छत्ते या खानों के छत्ते के गिर जाने से। बड़े बड़े गुफाओं के जब छत्ते गिर जाते हैं तो उसके कारण से भी पृथ्वी में कंपन आ जाती है। और या फिर बड़े बड़े कारखानों के छत्ते, ये कोयले खान हो गया, ये सब के छत्ते के गिरने से भी भूकंप आता है। तो ये भूकंप का कारण है। अब हम लोग जानेंगे कि क्या भूकंप आती तो हमें फोन करके आती है? भूकंप आती है तो हमें फोन करके तो नहीं आती है। इसका पूर्व अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? वर्षा होती है तो वर्षा के पहले जो है 2 दिन पहले न्यूज में बता दिया जाता है कि 2 दिन के बाद इतना तारीख से इतना तारीख तक में भयंकर बारिश होने वाली है, तो लोग सतर्क रहते हैं। लेकिन क्या भूकंप के बारे में ऐसे सरकार जानकारियां अभी दे पा रही है? बिल्कुल नहीं। अभी तक मानव और विज्ञान इस भूकंप के पूर्वानुमान के लिए सक्षम नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पाया गया है इंडिकेट कि जब भूकंप के आने से पहले वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। रेडोन गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है और बढ़ जाने से हमें यह सूचित किया जाता है कि रेडोन गैस जब बढ़ जाता है तब जो है थोड़ा बहुत संभावनाएं बताई जाती है कि आज भूकंप आने वाला है। इसके अलावा पशुओं की आचरण में पूरा बदलाव आ जाती है। खास करके वैसे जीव जो बिल में रहते हैं वह क्या करती है, भूकंप आने से पहले उसे कुछ ये महसूस होती है और वह जो है अपने बिल से बाहर निकलकर दूसरे जगह भागना शुरू कर देती है। इसके अलावा ये कुत्ते जो है अलग ढंग से रोना शुरू कर देता है। अर्थात कहा जाए तो पशुओं के आचरण बिल्कुल बदल जाता है। तब हम लोग उसको समझना चाहिए कि लगता है भूकंप की कुछ इंडिकेट ये कर रहा है। इसके अलावा भूकंप को मापते कैसे हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यहाँ भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। और उस पर जो है 0 से लेकर 10 तक पाठ्यांक लिखा रहता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस ढंग से। और ये जो पाठ्यांक रहता है प्रत्येक अगला पाठ्यांक पिछला से 10 गुना अधिक परिमाण को दर्शाता है। प्रत्येक पिछला पाठ्यांक अगले पाठ्यांक पिछला से 10 गुना अधिक परिमाण को दर्शाता है। कुछ और ये जो है शब्दावली पूछा जाता है। आइसोसेस्मल, एक मिनट, अभी समझाते हैं आपको। समभूकंप रेखा किसको कहते हैं? जैसे कि ये देखिए, मान लिया जाए कि ये जो है 4 तीव्रता
4 की पाठ्यांक आया इस क्षेत्र में, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। भूकंपीय तीव्रता रिक्टर स्केल से जब मापा गया तो देखें कि यहाँ 4 आया, यहाँ 4 रिक्टर, यहाँ 4 रिक्टर स्केल, यहाँ भी 4 रिक्टर स्केल। जब समान तीव्रता वाले रेखाओं, समान तीव्रता वाले बिंदुओं को जब मिलाया जाता है तो इससे जो मिला हुआ रेखा बनता है, इसी को हम समभूकंप रेखा कहते हैं। समभूकंप रेखा कहते हैं या फिर आइसोसेस्मल लाइन कहते हैं। कोई दिक्कत क्या? तो फिर से एक बार कि समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाला। इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द आती है आप लोगों के बीच, सहभूकंप। सहभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोसेस्मल लाइन। इसको क्या कहेंगे कि देखिए ये भी इसी ढंग से है, सिर्फ यहाँ अंतर है कि ये समान तीव्रता दर्शा रहा है, समान तीव्रता वाले रेखा को मिला रहा है, बिंदु को मिला रहा है। लेकिन ये क्या है कि एक ही समय में, एक ही समय पर पहुंचने वाले तरंग को मिला रहा है। यानी कि एक ही समय में यहाँ भी पहुंचा, मान लीजिए ये बिंदु के दीदी, यहाँ भी पहुंचा, यहाँ भी पहुंचा, यहाँ भी पहुंचा, यहाँ भी पहुंचा, ठीक है। एक ही समय में सभी जगह भूकंपीय तरंग पहुंचा, इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? सहभूकंपीय रेखा या होमोसेस्मल लाइन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ज्योग्राफी का टॉपिक आपको बहुत मजा आया होगा पढ़कर, और भूकंप से संबंधित ऑब्जेक्टिव जहां भी मिले आप बनाएं, बिल्कुल आप सक्सेस पाएंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।